क्लास 9 के सारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग का प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो अभी एक सिंपल पेपर लेके आया हूँ मैं इंग्लिश का टर्म 2 के लिए आप लोगों के डिमांड के ऊपर। तो देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 हैं और जो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का है। इसमें जो है ना 3 सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। पहला रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है और लिटरेचर है। मतलब रीडिंग एक सेक्शन हो गया, राइटिंग और ग्रामर एक सेक्शन हो गया और लिटरेचर एक सेक्शन हो गया। और हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ईच पार्ट में उसके हिसाब से। तो पहला रीडिंग में सेक्शन ए में देखते हैं। अनसीन पैसेज में पैसेज को पढ़ने से पहले हमको इसका क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए और यहाँ तक की कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन हमको याद हो जाए, ताकि हम जब पैसेज को पढ़ें तो उसका उत्तर जो है ना, उसका आंसर हमको मिलता रहे। और उसको आप पेंसिल से टिक करते जाइएगा, ताकि जब आप आंसर लिखें तो आपको काफ़ी ईजी वे में उसका आंसर जो है आ जाए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने पैसेज को पढ़ा और आप क्वेश्चन को भूल गए, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो जैसे इसमें देखिए 6 से क्वेश्चन है। पहला है व्हाट वाज ग्लेनिस एम्बिशन, इसको हम लोग को सर्च करना है, पैसेज पे ध्यान रखना है। सेकेंड है वेयर एंड व्हेन वाज शी बॉर्न, इसको खोजना है। थर्ड है वाई डिड शी बिकम वेरी एंग्री, इसको खोजना है। हाउ डिड शी स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री, इसको खोजना है। व्हाट इज शी नाउ फेमस फॉर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखना है। वाई डज शी नॉट वियर शूज और सॉक्स व्हेन शी परफॉर्म्स, इसको देखना है। तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को खोजते जाते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा पैसेज आप समझें या लंबा टाइम लें। देखिए इसमें पहले बोलता है कि एवेलिन गेलेनी वाज बॉर्न इन 1965 एंड ग्रू अप ऑन अ फार्म नियर एबरदीन इन स्कॉटलैंड। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर यही मिल गया कि वो जब पैदा कब हुई थी, 1965 में, और कहाँ हुई थी, एबरदीन इन स्कॉटलैंड में। उसके बाद देखिए सी लव्ड प्लेइंग म्यूजिक एंड हर एम्बिशन वाज टू बिकम अ सोलो परक्यूशनिस्ट, है ना। तो सेकंड का आंसर मिल गया कि उसका एम्बिशन क्या था, सोलो परक्यूशनिस्ट बनने का था। सी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद हर ईयर्स एंड बिगेन टू लॉस हर हियरिंग। बाय द टाइम सी वाज 12 सी वाज डीप। तो जब वो 12 साल की थी तो वो बहरी हो चुकी थी, डीप हो चुकी थी। सी कुडंट हियर एट ऑल, बिल्कुल सुन नहीं पाती थी। एवेलिन बिकेम वेरी एंग्री। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है कि वो एंग्री क्यों हो गई थी, यहाँ से शुरू होता है। इट सीम्ड टू हर दैट सी वुड नेवर फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बीइंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, कि वो जब डीप हो गई तो उसको लग रहा था कि वो जो है अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगी, कि उसको एक बड़ा म्यूजिशियन बनना है, इस कारण वो एंग्री हो रही थी। तो देखिए 3 क्वेश्चन के आंसर हमको मिल गए। आफ्टर अ वाइल एवेलिन स्टॉप्ड बीइंग एंग्री एंड इंस्टेड फाउंड वेज ऑफ एडेप्टिंग हर प्लेइंग टू सूट हर डिफनेस। कुछ दिन बाद जो है ना वो गुस्सा होना बंद करती है और उपाय खोजने लगती है, एडेप्ट करने लगती है अपने आप को, कि किस प्रकार से डिफनेस के साथ में अपने जो इच्छा है उसको पूरा कर सके। एक और प्रश्न का आंसर मिल गया हम लोगों को। At the age of 16, she became the first deep student at the Royal Academy in London. She went on to make lots of CDs and is now famous for being the world's only full-time solo percussionist. तो देखिए अब ये फेमस क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है उसमें, कि दुनिया की एकमात्र ऐसी है जो कि सोलो परक्यूशनिस्ट है, वो भी फुल टाइम। एवेलिन लाइक्स टू प्ले अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैज ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, सम ऑफ व्हिच शी हैज मेड हरसेल्फ। और उसको जो है ना अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना अच्छा लगता है, उसके पास हज़ारों इंस्ट्रूमेंट हैं। देखिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी लाइक्स टू प्ले विथ म्यूजिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रिक्वेस्ट कंपोजर्स टू क्रिएट म्यूजिक स्पेशली फॉर हर। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ पीस विच वॉज composed फॉर हर by the jazz composer Django Betts, for which kitchen pots and pans were used as instruments. Her 16 solo albums, including 12 on the RCA BMG label, have reached a remarkably diverse public, as have her numerous collaborations with musicians from the non-classical world. Glennie contends that hearing is a form of touch and that everyone, whether deep or not, processes sound in an unusual way. When Evelyn performs, she doesn't wear shoes or socks. देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, क्या है कि why does she not wear shoes or socks when she performs। तो इसका आंसर यहीं पे है कि when Evelyn performs, she doesn't wear shoes or socks. This is to enable her to feel the music through the floor and her body. तो देखिए इसके बाद का जो सारा चीज़ है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर हमको मिल चुके हैं। अब एक एक करके मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे इसको लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ग्लेनिस एम्बिशन। इसका आंसर है ग्लेनिस एम्बिशन वाज टू बिकम अ सोलो परक्यूशनिस्ट, कि ग्लेनी का जो एम्बिशन था वो एक सोलो परक्यूशनिस्ट बनने का था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन वाज शी बॉर्न। इसका आंसर है सी वाज बॉर्न इन 1965 नियर
एबरडीन इन स्कॉटलैंड, कि उसका जन्म जो है ना 1965 में हुआ था। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के पास में एबरडीन में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड सी बिकम वेरी एंग्री। इसका आंसर है कि सी बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज इट सीम्ड टू हर दैट सी वुड नेवर फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बीइंग अ ग्रेट म्यूजिशियन। कि वो बहुत गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जो है ना अपने उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। उसका सपना था बड़े म्यूजिशियन बनने का। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड सी स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री। इसका आंसर है सी स्टॉप्ड बीइंग एंग्री एंड इंस्टेड फाउंड वेज ऑफ एडेप्टिंग हर प्लेइंग टू सूट हर डिफनेस। कि उसने गुस्सा होना बंद कर दिया, उसके बजाय उसने उपाय खोजना शुरू कर दिया कि अपने डिफनेस के साथ में कैसे अपने म्यूजिक प्ले करने के शौक को वो पूरा कर पाए। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज सी नाउ फेमस फॉर। इसका आंसर है सी इज नाउ फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स ओनली फुल टाइम सोलो परक्यूशनिस्ट। कि वो जो है ना फेमस है क्योंकि दुनिया के एकमात्र वो फुल टाइम सोलो परक्यूशनिस्ट है। क्वेश्चन 6 है व्हाई डज सी नॉट वियर शूज और सॉक्स व्हेन सी परफॉर्म्स। इसका आंसर है कि सी डज नॉट वियर शूज और सॉक्स व्हेन सी परफॉर्म्स टू एनेबल हर टू फील द म्यूजिक थ्रू द फ्लोर एंड हर बॉडी। कि वो जो है ना मोजा और जूता नहीं पहनती है जब वो परफॉर्म करती है तो, ताकि म्यूजिक को वो फ्लोर से और अपने बॉडी से महसूस कर सके। अब इसमें क्वेश्चन 2 है रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम अ केस स्टडी टाइटल्ड इम्पैक्ट्स ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी। तो देखिए इसका जो टाइटल है ना इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी, मतलब जो हम फेस्टिवल मनाते हैं उसका इकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ही मेथड है इसका भी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पूरा पढ़ने के बजाय इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये पूरे के पूरे केस स्टडी को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू द रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल। कि रिसर्चर जो है ना पॉल्यूशन को फेस्टिवल का दूसरा पहलू क्यों बोल रहे हैं। सेकेंड है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी विद रेफरेंस टू लाइन 7 to 12। तो देखिए लाइन 7 से 12 को अच्छे से समझ के हम लोगों को सिग्निफिकेंस बताना है सेकेंड ऑब्जेक्टिव का जो इस स्टडी में दिया हुआ है। थर्ड है जस्टिफाई द रिसर्चर्स रिकमेंडेशन फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट विथ रेफरेंस टू लाइन 16 to 21। तो 16 से 21 को पढ़ के हम लोगों को ध्यान से बताना है कि जो रिसर्चर रिकमेंड कर रहे हैं कि जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट है फेस्टिवल पॉल्यूशन को उसको कैसे लिमिट किया जाए उसको यहाँ पे जस्टिफाई करना है ना, ताकि जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट के ऊपर उसके ऊपर रोक लग सके। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू द रिसर्चर्स फील दैट इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स आर फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल इन द गिवन सिनेरियो। कि क्यों रिसर्चर्स ऐसा फील करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं इको क्लब्स हैं वो एक हारा हुआ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका आंसर को भी फाइंड आउट करना है। इसका क्वेश्चन 5th है इवन दो अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल से नो टू ब्रस्टिंग क्रैकर्स देन दोज हु से यस। कि यहाँ पे बोल रहा है कि यद्यपि कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वो पटाखे नहीं जलाना चाहते बनस्पत कि उन लोगों के कि जो बोलते हैं कि वो पटाखा जलाना चाहते हैं कि फेस्टिवल पॉल्यूशन परसिस्ट, फिर भी फेस्टिवल पॉल्यूशन होता है। हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। कि जो टेबल 1 में एविडेंस दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को कैसे सपोर्ट करता है। तो टेबल 1 को अच्छे से समझ के इसका आंसर हमको लिखना है। 6th नंबर है कि व्हाट पर्पज द केंट से कॉलम सर्व इन द क्वेश्चन ईयर टेबल 1। कि टेबल 1 में जो केंट से कॉलम है वो कौन से पर्पज को यहाँ पे पूरा करता है या सर्व करता है। तो चलिए इसके बाद अब पैसेज को पढ़ते जाते हैं और आंसर को हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शुरू होता है पैसेज कि फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन सेरेमनी एंड जॉय। तो जो फेस्टिवल हैं वो सिनोनिम है किसके, सेलिब्रेशन के, सेरेमनी के और आनंद के। हाउएवर फेस्टिवल्स ब्रिंग टू फॉर द फ्लिप साइड ऑफ सेलिब्रेशंस पॉल्यूशन एयर वाटर सॉइल एंड नॉइस। और फेस्टिवल क्या करते हैं इसके साथ में एक दूसरा पहलू भी लाते हैं, वो है पॉल्यूशन। किस किस चीज़ का पॉल्यूशन, एयर का, वाटर का, सॉइल का, नॉइस का। दिस लीड टू द नीड ऑफ असेसिंग द अवेयरनेस लेवल एमंग पीपल अबाउट इकोलॉजिकल पॉल्यूशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इसीलिए ज़रूरत है लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कि जो इकोलॉजिकल पॉल्यूशन होता है फेस्टिवल के दौरान उसके बारे में। सो अ स्टडी वाज कंडक्टेड बाय स्कॉलर्स ऑन एन स्टीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसी कारण से जो स्कॉलर लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट किया है किसी बड़े यूनिवर्सिटी के भारत में। दिस स्टडी वाज टाइटल्ड अवेयरनेस टुवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑन इकोलॉजी। और ये जो स्टडी है ना उसका टाइटल है कि जो इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल है उसका इकोलॉजी के ऊपर कितना अवेयरनेस लोगों के अंदर में है। देयर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। और इस स्टडी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है जैसे कि मैंने बताया है। द फर्स्ट वन वाज टू एसेस द अवेयरनेस लेवल एमंग पीपल अबाउट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। पहला जो है ना उसमें एसेस करना है अवेयरनेस लेवल को लोगों के बीच में कि उनके मन में इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन फेस्टिविटीज के दौरान में कितना रहता है। एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विदाउट हार्मिंग इकोलॉजी वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना कि जो अवेयरनेस लोगों में आए ताकि
फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो जाए, लेकिन जो ना इकोलॉजी भी हम ना हो, इकोलॉजी को भी नुकसान मत हो। द मेथड यूज टू कलेक्ट डाटा वाज अ सिंपल क्वेश्चनियर कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस शेयर्ड विथ 50 रिस्पोंडेंट्स अक्रॉस 4 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। जो मेथड है इसमें वो एक सिंपल क्वेश्चनियर है जिसमें 6 क्वेश्चन हैं और 50 रिस्पोंडेंट हैं सदर्न इंडिया में, है ना, किसी रीजन में। अब आगे देखिए कि द रिसर्च बिगेन टू अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिफोर शेयरिंग द क्वेश्चनियर। वंस द रिस्पॉन्सेस वेर रिसीव्ड द डाटा कलेक्टेड वाज टेबुलेटेड टेबल 1 फॉर एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझते हुए रिस्पोंडेंट के उनको क्वेश्चनियर दिया गया है और जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे एनालिसिस के लिए रखा गया है। टेबल 1 है अवेयरनेस लेवल एमंग रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चन है फर्स्ट, डू यू फील दैट बस्टिंग क्रैकर्स इज अ मस्ट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप महसूस करते हैं कि पटाखे जलाना जो है ना फेस्टिवल में बहुत ज़रूरी है। तो यस बोलने वाले देखिए यहाँ पे 56% है, नो बोलने वाले 54% है, मतलब नो बोलने वाले ज़्यादा हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। और कैंट से वाले कॉलम में 0 है। सेकेंड क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मोस्ट पीपल एब्यूज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। कि बहुत सारे लोग जो है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते समय इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को एब्यूज़ करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यस बोलने वाले देखिए बहुत ज़्यादा हैं 72%, नो बोलने वाले 28% हैं और कैंट से जो है ना वो 0% है। थर्ड क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटीज रिजल्ट इन यूनाइटिंग पीपल। क्या आपको लगता है कि सेलिब्रेशन और फेस्टिविटीज जो है ना लोगों को एक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 64% लोग जो है ना बोल रहे हैं कि करते हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि फेस्टिवल हों। और 32% जो लोग बोल रहे हैं नहीं करते हैं और 4% कैंट से में है। 4 नंबर है डू यू एंजॉय बस्टिंग क्रैकर्स फॉर एम्यूजमेंट। क्या आप मज़ा लेने के लिए पटाखे जलाते हैं। तो 68% बोलते हैं हाँ। फेस्टिवल मनाना उद्देश्य नहीं होता, मज़ा उठाना होता है। 32% बोलते हैं नो। फिफ्थ है डू यू फील प्रेशर्ड टू बस्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स ऑन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सोशल स्टेटस। तो देखिए सोशल स्टेटस के लिए लोग पटाखे जलाते हैं फेस्टिवल के दौरान में, क्योंकि लोग चाहते हैं और बाकी लोग जलाते हैं, तो आप भी जलाइए। तो उसमें 82% लोग हाँ बोलते हैं, मतलब लोग जो है ना प्रेशर में आके या सोशल स्टेटस के कारण ही पटाखे जलाते हैं, इससे पता चल रहा है। और 12% लोग यहाँ पे नो बोल रहे हैं और कैंट से जो है ना 6% है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आर यू अवेयर ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल गाइडलाइंस फॉर बेटर इकोलॉजी। कि आप अवेयर हैं वेस्ट सेग्रीगेशन से और डिस्पोजल गाइडलाइन से ताकि जो इकोलॉजी है वो अच्छा रहे। तो 56% लोग बोलते हैं कि वो लोग हैं, 40% बोलते हैं नहीं हैं और 4% बोलते हैं कैंट से। आगे देखते हैं द स्टडी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अपोज्ड टू अ टोटल बैन ऑन ऑल फेस्टिव एक्टिविटीज व्हिच हैव ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो जो स्टडी है ना वो रिकमेंड कर रहा है कि हम स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन को इम्पोज करें, टोटल बैन ना करें, क्योंकि जो फेस्टिव एक्टिविटीज होता है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। द रिसर्चर्स बिलीव्ड दैट सच मेजर्स वुड हेल्प इन हार्नेसिंग सम इल इफेक्ट्स दैट एड टू द ग्रोइंग पॉल्यूशन एंड सजेस्टेड फर्दर स्टडीज बी टेकन अप अक्रॉस द कंट्री टू असेस अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। और जो रिसर्चर्स हैं वो बिलीव कर रहे हैं कि कुछ और मेजर जो है ना इस सिचुएशन को समझने में और ग्रोइंग पॉल्यूशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और वो सजेस्ट करते हैं कि और ज़्यादा स्टडी किया जाना चाहिए पूरे के पूरे देश में कि क्या अवेयरनेस है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के ऊपर। द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द स्टडी पॉइंटेड टू द इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल ड्यू टू सिटी ट्रैफिक इशूज, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, गार्बेज डंपिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अब जो ऑब्जर्वेशन मेड किए हुए हैं तो उसमें जो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं और इको क्लब फाइटिंग कर रहे हैं इसके लिए, वो लोग एक हारा हुआ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि और भी सारे इशूज़ हैं जिनको आगे रख के लोग बोलते हैं कि इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जैसे सिटी ट्रैफिक इशूज़ हैं, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स है, गार्बेज डंपिंग है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। उसके बाद है कि बहुत सारे और जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहे हैं। द रिसर्चर्स स्ट्रेस दैट द नीड ऑफ द आवर इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस एमंग पीपल टू रिड्यूस इकोलॉजिकल पॉल्यूशन व्हिच कैन बी फैसिलिटेटेड बाय सेलिब्रेटिंग ऑल फेस्टिवल्स इन एन इको फ्रेंडली मैनर। तो रिसर्च बिलीव कर रहे हैं कि लोगों को समझाने का ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने का ज़रूरत है, ताकि सारे फेस्टिवल जो है ना इको फ्रेंडली मैनर में बनाए जा सकें और इकोलॉजिकल पॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सके। तो देखिए ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे पूछा हुआ है कि वाई डू द रिसर्चर्स फील द इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स आर फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल इन द गिवन सिनेरियो। अब चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चन को आंसर को मैंने जो लिखा है ना, उसको आप देखिए और खुद लिखिए, पहले लिख के चेक करिए कि मेरे से कितना मैच करता है। क्वेश्चन फर्स्ट है वाई डू द रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स। इसका आंसर है द रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन द फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज वन साइड फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन सेरेमनी एंड जॉय,
बट पीपल फेल टू सी अदर साइड ऑफ फेस्टिवल्स विच इज पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज। तो देखिए यहाँ पे रिसर्चर्स क्या बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है ना वो फेस्टिवल का दूसरा पहलू है। एक तरफ तो जहाँ फेस्टिवल माना जाता है सेलिब्रेशन के लिए, सेरेमनी और जॉय के लिए, लेकिन लोग जो है ना देखना भूल जाते हैं वो फेस्टिवल का दूसरा पहलू है जो कि है पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज। क्वेश्चन सेकेंड है, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी विथ रेफरेंस टू लाइन 7 to 12। इसका आंसर है द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विदाउट हार्मिंग इकोलॉजी। Through research, we have to address the problem and focus on what needs to be corrected and avoided to solve the issue। तो देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टडी का वो उपाय खोजना है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि बिना पॉल्यूशन किए, बिना इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकें। तो यहाँ पे रिसर्च की और ज़रूरत है ताकि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके और फोकस किया जा सके कि क्या चीज़ को सही करने का ज़रूरत है और क्या चीज़ को अवॉइड करने का ज़रूरत है जिससे ये इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाए, मतलब फेस्टिवल भी लोग मनाएं और इकोलॉजी को भी नुकसान ना हो। क्वेश्चन थर्ड है, जस्टिफाई द रिसर्चर्स रिकमेंडेशन फॉर लिमिटिंग द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट विद रेफरेंस टू लाइन 16 to 21। इसका आंसर है द रिसर्चर्स रिकमेंड imposing strict rules and regulations as opposed to total ban on all festive activities, as this gives the public enough freedom to celebrate as compared to a complete ban, as people tend to revolt when restricted and it does not serve the purpose of awareness। तो देखिए रिसर्चर्स क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन को इम्पोज किया जाए, टोटल बैन ना किया जाए सारे फेस्टिवल एक्टिविटीज़ के ऊपर, क्योंकि इससे लोगों को एक आज़ादी मिलेगा सेलिब्रेट करने का। अगर हम इसको कंप्लीट बैन कर लेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे और इससे जो प्रॉब्लम है ना अवेयरनेस का वो जो है ना सॉल्व नहीं होगा, या पर्पज ऑफ अवेयरनेस जो है ना वो पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन 4 है, वाई डू द रिसर्चर्स फील दैट इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स आर फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल इन द गिवन सिनेरियो। इसका आंसर है द रिसर्चर्स फील दैट इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड इको क्लब्स आर फाइटिंग अ लॉसिंग बैटल ड्यू टू सिटी ट्रैफिक इशूज, disposal of plastic garbage, dumping and all sorts of ecological degradation। They stressed that is to raise awareness among people to reduce ecological pollution, but the lack of it just adds to the problem। तो देखिए रिसर्चर्स क्या फील करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं, इको क्लब्स हैं, वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे इशू हैं जैसे कि सिटी ट्रैफिक है, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक है, गार्बेज डंपिंग है और बहुत सारे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, जिसके आड़ में लोग जो है ना इसके बारे में अवेयर नहीं होना चाहते। वो स्ट्रेस करना चाहते हैं कि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए लोगों के बीच में ताकि जो रिड्यूस हो इकोलॉजिकल पॉल्यूशन, और अगर इसमें कमी आता है तो यह जो है ना प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। क्वेश्चन 5 है, इवन दो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल से नो टू बर्स्टिंग क्रैकर्स देन दोज हु से यस फेस्टिवल पॉल्यूशन परसिस्ट, हाउ डज एविडेंस फ्रॉम टेबल 1 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इसका आंसर है 68% ऑफ पीपल बर्स्ट क्रैकर्स फॉर एंजॉयमेंट and 82% of people feel pressured to burst crackers to celebrate festivals in order to live up to the expectation of their social status। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, जो पूरा टेबल है वो कि 68% लोग जो है ना केवल मज़ा के लिए पटाखे जलाते हैं और 82% जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं ताकि वो पटाखा जलाएं ताकि फेस्टिवल का सेलिब्रेट होना जो है ना सोसाइटी में दिखे और जो सोशल स्टेटस है उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएँ। आगे देखिए कि 72% ऑफ पीपल एब्यूज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, और जो 72% लोग हैं वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को एब्यूज करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं इकोलॉजी को। आगे देखते हैं कि वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव डाटा दैट ऑल दो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिफ्यूज टू बर्स्ट क्रैकर्स फेस्टिवल पॉल्यूशन एग्जिस्ट, कि हम इस डाटा को देख के ये तो जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मना करते हैं कि वो पटाखे नहीं जलाएंगे, फिर भी जो फेस्टिवल पॉल्यूशन है वो होता है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट पर्पज डज द कैंट से कॉलम सर्व इन द क्वेश्चनियर टेबल 1। इसका आंसर है कि द कैंट से कॉलम अलाउज पीपल हु हैव अ न्यूट्रल ओपिनियन आर प्रोवाइड एज एन ऑप्शन टू दोज हु लेक इन क्लैरिटी आर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनियर विदाउट बायस। तो देखिए कैंट से कॉलम जो है ना वो लोगों को मौका दे रहा है कि जो न्यूट्रल ओपिनियन वाले हैं या जो लेक ऑफ क्लियरिटी रखते हैं या जो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते हैं उनको भी एक अवसर मिले इस क्वेश्चनियर में बिना कोई भेदभाव के। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 टर्म 2 इंग्लिश को सॉल्व करते हुए सेक्शन बी पे आ चुके हैं जो कि राइटिंग एंड ग्रामर के ऊपर है। पहला क्वेश्चन डायरी राइटिंग के ऊपर है। क्वेश्चन है कि अ फ्यू डेज एगो यू वेंट टू चंडीगढ़ विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड विजिटेड रोज गार्डन। कुछ दिन पहले आप चंडीगढ़ गए हुए हैं अपने परिवार के साथ में
और वहाँ पे आपने रोज़ गार्डन को विजिट किया है। यू आर सो enchanted with the beautiful roses of different species that you decided to write in a diary entry. राइट डायरी एंट्री। तो इसमें डायरी एंट्री में आपको बताना है कि किस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं उन ब्यूटीफुल खूबसूरत गुलाब के फूलों को देखकर अलग अलग स्पीसीज़ के, और आप इसके लिए डायरी एंट्री करना चाहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए डायरी राइटिंग में सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। तो किलो बिहार, जहाँ मेरा एड्रेस है 18 फरवरी 20 क्रॉस कर दीजिएगा, संडे 6 PM, डियर डायरी, ऐसा करके इसको लिखते हैं। आप भी बिल्कुल ऐसा लिखिएगा जब भी डायरी लिखना आता है तो डायरी एंट्री में। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आई वांट टू शेयर वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज आई एवर हैड। आई अलॉन्ग विथ माई फैमिली वेंट टू रोज गार्डन। ओ माई गॉड, OMG, इट वॉज सो एक्साइटिंग, वी enjoyed very much, I feel thrilled to put my experience of seeing Rose Garden in Chandigarh as regards. On 8 February 20 cross, my father decided to have a visit to the Rose Garden in Chandigarh in the evening of the same day. We reached Chandigarh by train on 9th. We went to visit Rose Garden. Really the beautiful scene of the Rose Garden put an indelible impression on my mind. Earlier I had never seen so many roses of about 1500 varieties. It was indeed a wonderful experience in my life. I desire to visit the place again. I enjoyed so much and this day will be remarkable to me. संजय। क्वेश्चन 3 का आर है राइट ए स्टोरी फ्रॉम द आउटलाइन गिवन बिलो। हमको एक स्टोरी राइटिंग करना है। इसमें आउटलाइन क्या है? गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। स्टोरी का एक सुटेबल टाइटल भी देना है। अ बी फॉल्स इनटू अ स्ट्रीम, अ डो फ्लाइज फास्ट ड्रॉप्स अ लीप इनटू द रिवर, द बी क्लाइम्स ऑन इट, escapes a hunter, aims at the doe, the bee stings the hunter, misses the aim, the doe is saved, moral, है ना। तो इसमें देखिए एक बी जो होता है मधुमक्खी होता है, वो नीचे गिरते रहता है और गिरते गिरते वो जो है ना नदी में गिर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक डो रहता है, कबूतर रहता है, वो क्या करता है पत्ते को रबी पे गिराता है, जिसमें बी जो है ना क्लाइम कर लेता है, चढ़ जाता है और बच जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे वो बी घूमते रहता है तो एक हंटर आता है, एक शिकारी आता है और वो कबूतर को मारना चाहता है बंदूक से। बी क्या करता है, अपने जो स्टिंग्स होता है उसका, जो उसका कांटा होता है ना, उससे हंटर के ऊपर अटैक करता है, जिससे हंटर जब निशाना लगाते रहता है बंदूक से तो निशाना चूक जाता है और कबूतर बच जाता है और बंदूक की आवाज़ से उड़ जाता है। तो इससे ये मॉरल मिलता है हम लोगों को कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा काम होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक स्टोरी राइटिंग करना है। तो चलिए मैं लिखा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और कैसे लिखना है समझिएगा। अब आंसर 3 के आर में जो स्टोरी रिटर्न करना है हम लोगों को, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बी एंड द डव काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। ठीक है, ये जो हेडिंग हो गया इसका, द बी एंड द डोज ऑफ काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड इज एन ऑफन कोटेड प्रोवर्ब। इट मीन्स इफ वी हेल्प अदर्स इन देयर डिफिकल्टीज दे विल हेल्प अस इन आवर डिफिकल्टीज। इफ वी डू गुड टू अदर्स दे विल डू गुड फॉर अस। There is a famous story to illustrate the truth of this proverb. It was a pleasant morning, though the sky was overcast with clouds. A bee was busy flying flower to flower, collecting nectar to take back to the hive, where the young babies as well as the queen bee was waiting to be fed. Though it would have preferred sunny weather, summer time is supposed to be a period of hectic activity, and the cloudy sky was no deterrent for a bee to take on off from work. Enough nectar had to be collected and stored as honey to last them throughout the long winter. Suddenly there was such a gust of wind that dropped the bee into the stream below. A dove was sitting in her nest who had noticed the event. It was compassionate and helpful by nature. It dropped a leaf that floated close enough to be so as to be convenient for the insect to climb onto it. The bee was grateful and flapped its wings vigorously to dry them. The bee thanked the dove for saving its life. They became friends. After a few days, the dove was sitting on the branch of a tree. A little distance away, the bee noticed a hunter taking an aim in the sky. He loaded his gun to shoot her down, and lo and behold, the hunter was aiming at the dove
that has saved it just a while ago. The bee that was flying here and there happened to see all that. At once the bee darted towards the hunter and stung him on the hand. Just in time that he missed his mark, the dove flew away with the bang of the gun and saved her life. Thus she received the reward of her noble deed done to the bee. तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इस स्टोरी को रिटर्न किया है आप लोग का। क्वेश्चन 4 है, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वर्ड एंड राइट इट विद द करेक्शन इन द स्पेसेस गिवन एनी 3। तो इसमें हर एक लाइन में एक गलती है, एक एरर है, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है और सही को लिखना है जहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक्सप्लोरिंग स्पेस मीन टू स्टडी। तो देखिए एक्सप्लोरिंग स्पेस जो है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या होगा, मीन के आगे में एस और एस लगता है तो मीन्स हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा जो है स्पेस टू द सेक ऑफ नॉलेज, तो इसको चलिए देखेंगे है ना। उसके बाद इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इसमें मैं बताऊंगा। और एक्सप्लॉइटिंग स्पेस मीन यूजिंग स्पेस, इसको भी बताऊंगा। फॉर कमर्शियल यूज देयर एम्स आर क्वाइट डिफरेंट, इसको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए इसमें पहला है स्पेस टू द सेक ऑफ नॉलेज, इसमें टू की जगह क्या होगा, फार होगा। कि स्पेस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होगा, टू नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ड्यूरेशन को बता रहा है कि जो स्पेस है वो नॉलेज के लिए है। सेकेंड में देखिए इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इसमें लार्जेस्ट नहीं होगा, लार्जर होगा, है ना, क्योंकि मैनकाइंड के साथ में हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। थर्ड नंबर देखिए एक्सप्लॉइटिंग स्पेस मीन यूजिंग स्पेस। देखिए एक्सप्लॉइटिंग स्पेस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे मीन की जगह में मीन्स होगा, तो हो जाएगा एक्सप्लॉइटिंग स्पेस मीन्स यूजिंग स्पेस। फोर्थ नंबर देखिए फॉर कमर्शियल यूज देयर एम्स आर क्वाइट डिफरेंट। तो देखिए देयर का मतलब होता है उनके, तो THEIR वाला देयर होगा, यहाँ वहाँ वाला नहीं होगा ये, क्योंकि देयर वहाँ एम्स गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे उनके होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि फॉर कमर्शियल यूज देयर माने THEIR एम्स आर क्वाइट डिफरेंट। क्वेश्चन 5 है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो। ये जो कन्वर्सेशन है उसको रीड करना है और पैसेज को कंप्लीट करना है, 2 लिखना है इसमें। तो मिसेज जाटव हैं, कैन आई हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ क्रैनबेरी जैम। दुकान वाले से पूछ रही हैं कि क्या मेरे को एक स्मॉल बॉटल ऑफ क्रैनबेरी जैम मिलेगा। शॉपकीपर बोलता है सॉरी आई हैव ओनली बिग बॉटल्स, कि मेरे पास केवल बड़े बड़े बॉटल हैं। मिसेज जाटव बोलती हैं फिर व्हेन विल इट बी अवेलेबल, ये कब अवेलेबल हो पाएगा। शॉपकीपर आई कैन गिव इट टू यू टुमारो, मैं ये कल आपको दे दूंगा। मिस्टर जाटव बोलती हैं थैंक यू देन आई विल गेट इट टुमारो, धन्यवाद आपको, मैं कल इसको ले लूँगी। मिसेज जाटव आस्क्ड द शॉपकीपर, उसके बाद ये है इसमें क्या होगा, मिसेज जाटव ने शॉपकीपर से पूछा। द शॉपकीपर सेड दैट ही ओनली हैड बिग बॉटल्स ऑफ क्रैनबेरी। शॉपकीपर ने उनको बोला कि उसके पास केवल बड़े बॉटल हैं क्रैनबेरी के। मिसेज जाटव वांटेड टू नो, मिसेज जाटव जानना चाहती थी। द शॉपकीपर सेड दैट, शॉपकीपर ने उनको बताया था। मिसेज जाटव थैंक्ड हिम एंड सेड दैट शी वुड गेट इट द फॉलोइंग डे। मिसेज जाटव ने उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि उनको जो है ना आने वाले दिन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसी में क्या होता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होगा कि मिसेज जाटव आस्क्ड द शॉपकीपर इफ शी कुड हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ क्रैनबेरी जैम, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि यहाँ पे में हो जाएगा कि उनको एक स्मॉल बॉटल ऑफ क्रैनबेरी जैम चाहिए था। द शॉपकीपर सेड दैट ही ओनली हैड बिग बॉटल्स ऑफ क्रैनबेरी जैम। शॉपकीपर ने उसको बताया कि उसके पास केवल बड़े बॉटल हैं क्रैनबेरी जैम के। मिसेज जाटव वांटेड टू नो, मिसेज जाटव जानना चाहती थी। बी जो है इसमें आ जाएगा व्हेन इट वुड बी अवेलेबल, कि वो कब अवेलेबल हो पाएगा, कब उनको मिलेगा। द शॉपकीपर सेड दैट, शॉपकीपर ने उनको बोला था। सी आ जाएगा यहाँ पे, ही कुड गिव इट टू हर द फॉलोइंग डे, कि आने वाले दिन में उसको दे देगा। उसके बाद देखिए मिसेज जाटव थैंक्ड हिम एंड सेड दैट सी वुड गेट इट द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो मेरे को लगता है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 इंग्लिश टर्म 2 को सॉल्व करते हुए सेक्शन सी लिटरेचर पोर्शन पे आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन 6 में 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 30 से 40 वर्ड्स में। याद रखिएगा वर्ड लिमिट 30 से 40 वर्ड्स है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन आर द विलिंगनेस टू लिव। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन्सी की क्या बीमारी था, क्या उसका इलाज कर सकता था दवाई या उसके जीने की चाह। तो देखिए इसका आंसर है कि जॉन्सीस वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, कि जॉन्सी जो है ना न्यूमोनिया से सफ़र कर रही थी, न्यूमोनिया से पीड़ित थी। सी हैड अ मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर
वुड फॉल डाउन। उसको एक भ्रम था कि वो तुरंत मर जाएगी, जैसे ही जो आखिरी पत्ता है क्रीपर प्लांट में वो गिर जाएगा। द मेडिसिन्स हैड नो इफेक्ट ऑन हर, दवाइयों के उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हर विलिंगनेस टू लिव वुड क्योर हर, कि उसके जो जीने की चाह है ना वो उसको ठीक कर सकता था। क्वेश्चन बी है, वाई डिड लुस्कोव बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन ही केम टू असिस्ट सेर्गेई मूव टू अनदर हाउस। ये लुस्कोव जो है ना क्यों एम्बेरेस हो गए थे जब वो मदद करने आए थे सेर्गेई का, जब वो दूसरे घर जा रहे थे तब। बी का आंसर है, लुस्कोव बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन ही केम टू असिस्ट सेर्गेई मूव टू अनदर हाउस बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प इन एनी वे। ये लुस्कोव जो थे वो एम्बेरेस हो गए थे जब वो मदद करने आए थे सेर्गेई को दूसरे घर में जाने के लिए, क्योंकि वो किसी दूसरे तरीके से उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। ही सिंपली वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड। वो बहुत ही सामान्य तरीके से वैगन के पीछे पीछे अपने सर को हैंग करते हुए चल रहे थे। एंड शिवर्ड इन द कोल्ड, और ठंड में काँप रहे थे। द अदर कार्टर्स मोक्ड एट हिज आइडलनेस, फीबलनेस एंड हिज टेटर्ड फैंसी ओवर कोट। और बाकी जो कार्टर्स थे वो मजाक उड़ा रहे थे उनके आइडलनेस को देख के, उनके फीबलनेस को देख के और उनके फैंसी ओवर कोट को देखकर। क्वेश्चन सी है, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड जॉर्ज एंड हैरिस टू पैक। कि जेरोम का वास्तविक मकसद क्या था जो ऑफर करता है जॉर्ज और हैरिस को कि मैं पैकिंग में तुम्हारा हेल्प करूंगा करके। सी का आंसर है, द रियल इंटेंशन ऑफ जेरोम व्हेन ही ऑफर्ड जॉर्ज एंड हैरिस टू पैक वाज टू सुपरवाइज देयर वर्क्स। जो वास्तविक मकसद था जेरोम का जब ऑफर करता है जॉर्ज और हैरिस को पैक के लिए या पैकिंग के लिए कि उनके काम को सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे। ही ओनली वांटेड टू एक्ट एज अ बॉस एंड रिलैक्स व्हाइल दे वर्कड। वो केवल एक बॉस की तरह काम करना चाहता था और रिलैक्स करना चाहता था जब वो लोग काम करते रहते थे अंडर हिज सुपरविजन, उसके सुपरविजन के अंडर में। बट हिज ऑफर वाज मिसयूज्ड बाय हिज फ्रेंड्स हु डिड नथिंग बट स्पॉइल्ड द थिंग्स। लेकिन उसका जो ऑफर था वो मिस यूज किया गया उसके दोस्तों के द्वारा कि वो लोग कुछ नहीं किए और सामानों को बिखरा दिया। डी है, हाउ वाज बाबा ट्रेंड, राइट योर आंसर इन द कंटेस्ट ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव। तो बाबा कैसे ट्रेंड हुआ था, हमको अपना उत्तर जो है ना द बॉन्ड ऑफ लव के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अब डी देखते हैं कि बाबा रिस्पॉन्डेड टू कमांड्स इजली एंड वाज ट्रेंड इजली टू। कि बाबा जो है ना कमांड को रिस्पेक्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे इजली, और बहुत इजली ट्रेन किए गए था। एट द रिस्पेक्टिव कमांड्स ही वुड टेकल एनी वन हु केम नियर हिम फॉर अ टम्बल एंड वुड पॉइंट द स्टिक एट पीपल एंड होल्ड इट लाइक अ गन और वुड प्रोड्यूस अ स्टम्प ऑफ वुड एंड क्रेडल इट लाइक अ बेबी एक्सेट्रा। तो कमांड के ऊपर में, कोई भी कमांड के ऊपर में वो टेकल कर सकता था किसी को भी, जो भी उसके पास आता था उसको टंबल कर सकता था या पॉइंट कर सकता था एक स्टिक को एक लोगों के ऊपर में, या गेंद के तरह उसको रख सकता था, या उसको प्रोड्यूस कर सकता था स्टम्प की तरह, वुड की तरह, या उसको केडल कर सकता था एक बेबी की तरह। क्वेश्चन ही है, नो मैन आर फॉरेन इज एन एंटी वार पोएम कमेंट। कि नो मैन आर फॉरेन जो है ना वो एक एंटी वार पोएम है, इसके ऊपर हमको कमेंट करना है। ई का आंसर है, नो मैन आर फॉरेन इज अ पीस पोएम। नो मैन आर फॉरेन एक शांति की कविता है। व्हिच प्रोपोगेट्स द आइडिया ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय एनिहिलेटिंग ऑल वार एंड हेट्रेड। वो जो मानवता का जो संदेश है शांति और एकता का, उसको फैलाता है सारे वार और हेट्रेड के बीच में। वार हार्म्स बोथ द सप्रेस्ड एंड द सप्रेसर। युद्ध दोनों को हानि पहुंचाता है, जो सप्रेस करता है उसको भी, जो पीड़ित है और जो पीड़ा देने वाला है दोनों को। इट ब्रिंग्स अबाउट डेथ, डिस्ट्रक्शन, स्टारवेशन एंड पॉल्यूशन। ये जो है ना मौत, विनाश और भुखमरी और प्रदूषण को लाता है। हेंस वार्स शुड बी स्टॉप्ड फॉरएवर। इसीलिए युद्ध को किसी भी हाल में रोक देना चाहिए। क्वेश्चन एफ है, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। किसी ट्री का, किसी पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है। व्हाट इज इट सेंसिटिव टू एंड वाई। किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है और क्यों। राइट योर आंसर इन द कंटेस्ट ऑफ पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। किसका आंसर हमको पोएम जो है ऑन किलिंग अ ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। क्वेश्चन 6 का एफ है, द रूट ऑफ द ट्री इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट।
जो पेड़ का जड़ होता है या रूट होता है सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। इट इज़ सेंसिटिव टू द हीट एंड वेगरीज ऑफ वेदर। ये जो सेंसिटिव होता है हीट के लिए भी और अलग अलग वेदर के लिए भी। ई पुल आउट एंड एक्सपोज्ड, अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए और आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया जाए। इट इज़ सो बिकॉज इट रिमेन्स हिडन सेफली अंडर द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अर्थ के नीचे में, मिट्टी के नीचे में बहुत ही सुरक्षा के साथ छुपा रहता है। क्वेश्चन जी है, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रीचर्स। कि आपको क्या आइडिया पता चलता है पोएट के एटीट्यूड को लेके कि जो उनका एटीट्यूड है सभी लिविंग क्रीचर के ऊपर। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग। तो इसमें आंसर को हमको लिखना है जो पोएम है द स्नेक ट्राइंग के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। क्वेश्चन 6 का जी का आंसर है, द पोएट बिलीव्स दैट मोस्ट स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर नॉन पॉइजनियस। कवि को लगता है कि जो बहुत सारी स्पीसीज हैं सांपों के वो जहरीले नहीं होते। एंड दे डू नॉट हार्म अनलेस अटैक्ड, और तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि उसके ऊपर अटैक न किया जाए। ही सीम्स टू बी कॉन्शियस ऑफ द नीड टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स टू मेंटेन बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। उनको लगता है और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए जो विविधता है, डाइवर्सिटी है क्रीचर्स का, ताकि इन्वायरमेंट में एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके। क्वेश्चन 7 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स। इनमें से दो को 120 वर्ड्स में हमको लिखना है। ये है, व्हाट डिड गेरार्ड टेल द इंट्रूडर अबाउट हिमसेल्फ। कि गेरार्ड ने इंट्रूडर को अपने बारे में क्या बताया। वाज ही टेलिंग द ट्रूथ, क्या वो सही बोल रहा था। वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। क्वेश्चन 7 का ये है कि गेरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट एज अ चाइल्ड ही वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड नाउ इन हिज 30s ही वाज ऑल अलोन इन लाइफ। कि जो गेरार्ड है वो इंट्रूडर को बोलता है कि जब वो बच्चा था तो जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया था और अपने 30 साल की उम्र में या 30s में वो अकेला है पूरे जीवन में। ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सच्चाई नहीं बोल रहा था। ही वॉज जस्ट बींग फनी एज ही विश्ड टू मेक इट क्लियर। वो केवल मज़ा लेना चाह रहा था और एक चीज़ को क्लियर करना चाहता था कि दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ अ गन टोटिंग क्रिमिनल। कि एक बंदूक रखे हुए क्रिमिनल से वो डरने वाला नहीं है, ये चीज़ वो बताना चाहता था। इनफैक्ट गेरार्ड हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कॉन्कोक्टिंग स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ। कि गेरार्ड जो है ना पहले से ही अपने बारे में स्टोरी फॉर्म करने लगा था या बताने लगा था। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड द नरेटर एंड हिज मदर डू ऑन सीइंग द फायर। कि जो नरेटर हैं उनकी मम्मी है, उन्होंने क्या किया आग को देखकर जब घर में आग लग गया था। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन हाउस इज नॉट अ होम। इसका आंसर हमको जो लेसन है हाउस इज नॉट अ होम के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन 7 का बी का आंसर है कि ऑन सीइंग द फायर बोथ द नरेटर एंड हिज मदर रन आउट ऑफ द हाउस। कि आग को देखने के बाद नरेटर और उनकी मम्मी जो थी दोनों घर से बाहर निकल गईं। दे सा दैट द फायर हैड इनग्लब्ड द होल हाउस। उन्होंने देखा कि पूरा फायर जो है ना उनके घर में फैल चुका है या अपने आगोश में ले चुका है। दे बिकेम फ्रेंटिक एंड रस्ड हियर एंड देयर। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और इधर उधर आना जाना कर रहे थे। द आथर रिक्वेस्टेड द नेबर्स टू कॉल द फायरमैन। तो जो आथर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया पड़ोसियों को कि वो फायरमैन को कॉल करें। हिज मदर रस्ड इन टू हाउस एंड अबाउट आउट। उनकी माता जी जो है ना घर को गईं और लाईं। अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। एक छोटा सा मेटल बॉक्स वापस लाती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं और डॉक्यूमेंट्स थे। सी वाज इन अ क्रेज्ड स्टेट। वो बदहवास थी। सी वांटेड टू रश इनसाइड एंड ब्रिंग आउट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। वो चाहती थी कि अंदर दौड़ के चली जाएं और सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को वापस ले आएं। क्वेश्चन सी है, ड्रा कंपेरिजन बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। हमको एक कंपेरिजन करना है संतोष यादव और मारिया शारापोवा की सफलता को लेकर। क्वेश्चन 7 का सी का आंसर है कि संतोष यादव द लेजेंडरी माउंटेनियर फ्रॉम इंडिया एंड मारिया शारापोवा रशियस टेनिस सेंसेशन ट्रेंड इन द यूएस आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमाइंड एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। तो जो संतोष यादव हैं जो कि बहुत ही मानी हुई पर्वतारोही हैं भारत की, और मारिया शारापोवा जो रसिया की बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं या सेंसेशन हैं जिनको ट्रेनिंग यूएस में मिला है, ये एग्जाम्पल हैं कि जब आप बहुत ही दृढ़ होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं और लगातार कठिन मेहनत करते हैं उसके। बोथ दी यंग वुमेन स्टार्टेड देयर जर्नी टू द टॉप फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। और दोनों जो ये जवान महिलाएं हैं इन्होंने अपनी सफलता की यात्रा को बहुत ही कमज़ोर बैकग्राउंड से शुरू किया था।
टुडे बोथ इंजॉय द स्टेटस ऑफ अ सेलिब्रिटी, और आज दोनों का जो स्टेटस है वो सेलिब्रिटी का है। दे सेक्रीफाइस द कंफर्ट एंड द प्लेजर ऑफ देयर लाइफ टू अचीव देयर एम, उन्होंने अपने जीवन के आराम को और प्लेजर को सेक्रीफाइस किया, त्याग दिया, ताकि अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। संतोष यादव बिकेम द ओनली वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, संतोष यादव जो है ना एकमात्र इस दुनिया की ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई किया है। मारिया शारापोवा गार्ड द फाइबर पोजीशन इन द वर्ल्ड इन वुमेन टेनिस, और मारिया शारापोवा को बहुत ही अच्छा पोजीशन मिला हुआ है वुमेन टेनिस में। दे रीच्ड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वे दुनिया की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। दे प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर द डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल, उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि दृढ़ निश्चय और लोह निश्चय के आगे में कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद लगा होगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।